एपिसोड 1 ऑफ द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक की शुरुआत होती है एक महिला की नरेशन से, जो एक ऑर्फन लड़की की कहानी सुनाती है। ये सब कुछ हो रहा है जोसीन एरा में। वो लड़की बचपन से ही मुश्किलों से जूझती है, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत पलटती है जब उसे देश के सबसे अमीर व्यापारी द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। थोड़े ही टाइम बाद उसकी मुलाकात होती है एक प्रिंस से और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। और जैसे हर फेरी टेल में होता है, एक विलेन भी है जो लड़की से उसकी खूबसूरती और किस्मत के लिए जलता है। साथ ही एक सेकंड मेल लीड भी है जो इस लड़की पर दिल हार बैठता है। जब प्रिंस और वो लड़की शादी करने वाले होते हैं, तभी कहानी बीच में ही कट जाती है। प्रेजेंट में हम वापस आते हैं, जहाँ एक वुमन ये किताब पढ़ रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ऑथर इस कहानी को डिसकंटिन्यू कर रहा है, वो लिटरली बौखला जाती है। सोशल मीडिया पर जाकर ऑथर को गालियां देती है और कहती है कि उससे अच्छी कहानी तो वो खुद लिख सकती है। लेकिन जैसे ही वो बेड से उठती है, उसका पैर फिसलता है और नेक्स्ट मोमेंट वो अपनी फेवरेट बुक द ऑब्सेसिव टायरेंट की दुनिया में पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि वह जादुई तरीके से किताब में पहुंच गई है। अब वो खुद को पाती है जोसियन एरा में एज अ कैरेक्टर नेम्ड चा सनचेक। ये लड़की उस बुक में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, चीफ स्टेट मिनिस्टर की इकलौती बेटी। स्पॉइल्ड, पैम्पर्ड और लग्जूरियस लाइफ जीने वाली सनचेक की जिंदगी सडनली बदल जाती है। उसकी मेड वुली उसके बदले हुए बिहेवियर को समझ नहीं पाती। ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरा फैमिली नोटिस करता है कि सनचेक कुछ अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि शायद अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और वो मैच्योर हो रही है। सनचेक मीनवाइल पुरानी कहानी याद करने की कोशिश करती है ताकि वो इस नए वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। इस किताबी दुनिया में उसके भाई उसे एक अपकमिंग इवेंट के बारे में बताते हैं, जहां सारे अनमैरिड नोबल विमेन को इनवाइट किया गया है और उसे भी अटेंड करने को कहते हैं। उसके पापा उसे शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दे देते हैं। डे आगे बढ़ता है और सनचेक डिसाइड करती है कि अब तो मजा आएगा अपनी फेवरेट स्टोरी को खुद सामने से देखने का। वो एक्साइटेड है कि कहानी अभी शुरू ही हुई है और वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को रियल टाइम में देख पाएगी। शॉपिंग के दौरान उसकी टकराहट होती है कहानी की विलेन डू वासियोन से। वासियोन इंसिस्ट करती है कि सनचेक के चाइना से मंगवाए गए ड्रेसेस वो लेना चाहती है। विलेन का ध्यान खुद पर ना जाए, इस डर से सनचेक उसे ड्रेसेस दे देती है। फिर वहाँ से उसे टी पर बुलाती है, लेकिन जैसे ही यूने वहाँ पहुँचती है, वहाँ से उनका मूड बदल जाता है। टर्न्स आउट यूने ही इस कहानी की मेन लीड है, वही लड़की जिसे एक अमीर मर्चेंट ने अडॉप्ट किया था। ह्वासियोन को यूने से नफरत है क्योंकि उसे लगता है कि यूने एक नीच ब्लड लाइन से है, लेकिन फिर भी सब लोग यूने की तारीफ करते नहीं थकते उसकी ब्यूटी और काइंडनेस के लिए। ह्वासियोन प्लान करती है यून ए को सबक सिखाने का। उसी रात होने वाले इवेंट में टी प्लान कैंसिल करके वो वहां से चली जाती है। लेटर दैट डे सनचेक बाइनोक्यूलर से राजधानी का नजारा ले रही होती है और तभी उसकी नजर जाती है प्रिंस यी बियॉन पर। टॉल, कैरिज्मेटिक, मिस्टीरियस, वो एकदम वैसा ही है जैसा बुक में बताया गया था। रूमर्स के मुताबिक वो एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन है जो किंग के लिए काम करता है और जो भी लड़की उसके साथ रात बिताती है उसे नन बना दिया जाता है। जैसे ही विलेजर्स प्रिंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, वहीं सेकंड मेल लीड जंग सुजियोम प्रिंस का बचाव करता है। सुजियोम फिर प्रिंस के साथ घोड़े पर निकल पड़ता है। रास्ते में ह्वासियोन का एक्सीडेंट होता है और वो ऑलमोस्ट प्रिंस के घोड़े के नीचे आ जाती है, लेकिन प्रिंस को कुछ नोटिस ही नहीं होता। दूसरी तरफ सुगियोम की नजर यून ए पर टिक जाती है। रात होते होते वो इवेंट शुरू होता है जहां सारे अनमैरिड नोबल गर्ल्स आती हैं। ह्वासियोन प्लान के तहत बाकी लड़कियों को लीड करती है यूनी का मजाक उड़ाने के लिए, यहाँ तक कि वो ये तक हिंट कर देती है कि यूनी शायद अपने अडॉप्टिव फादर की मिस्ट्रेस है। ह्वासियोन जानबूझकर ग्लास गिराती है और ऊने से कहती है कि वो उसे साफ करे। इसी प्रोसेस में ऊने के हाथ में चोट लग जाती है। सनचेक बड़ी चालाकी से उसकी मदद करती है बिना ह्वासियोन को भनक लगे। मूड बेटर करने के लिए सनचेक प्रपोज करती है कि सब लेडीज कुछ अल्कोहल ट्राई करे। यून ए अपने सर्वेंट से शराब मंगवाती है और फिर सनचेक कॉकटेल मिक्स करके सबका दिल जीत लेती है। सब लड़कियां पार्टी मूड में आ जाती हैं।
दूसरी तरफ प्रिंस ये बियॉन एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा होता है जो उसे ऑफर देता है कि अगर प्रिंस उनके साथ मिले तो वो उसे क्राउन दिला सकते हैं, लेकिन प्रिंस का कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उस आदमी को मार देता है। टाउन सेंटर में ड्रंकन गर्ल्स की आवाजों से भीड़ जमा हो जाती है। सू जियोंग भी क्राउड में होता है और फैसिनेटेड होकर देखता है सन चेक को कॉकटेल्स बनाते हुए। रात गहराती है और सनचेक को थोड़ी डिजीनेस महसूस होती है तो वो बाहर फ्रेश एयर लेने निकलती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है प्रिंस यी बियॉन से। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को प्रिंस यी बियॉन के बेड में पाती है। प्रिंस उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है लास्ट नाइट वॉज इंटेंस। सनचेक शॉक में, उसे कुछ भी याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंची और प्रिंस के साथ उसने क्या किया। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से उसी रात की जब सनचेक की मुलाकात प्रिंस से हुई थी। सनचेक फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है और रिवर के पास पहुंच जाती है। वहां वो इमेजिन करने लगती है उस आइकॉनिक पल को जब स्टोरी के 2 लीड्स मिलते हैं और प्यार में पड़ते हैं, लेकिन वो तो खुद उसी स्टोरी के अंदर है। जैसे ही वो वापस लौटने लगती है, लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है, तभी प्रिंस उसे पकड़ लेता है। सनचेक प्रिंस को पहचान जाती है और एक्साइटमेंट में उसे पकड़ लेती है, लेकिन प्रिंस अपनी तलवार खींच लेता है। बिना डरे सनचेक उसे टीज करने लगती है और अचानक उसे किस कर देती है। बोलती है डैम यूर टू हैंडसम। फिर वो उसके मन की परेशानियों की बात करने लगती है, उसके गिल्ट को समझने की कोशिश करती है। प्रिंस टोटली शॉक्ड होता है। कोई भी उसे ऐसे सीधे आंखों में देखकर बात नहीं करता और ये लड़की तो उसे कंफर्ट तक कर रही है। बातों बातों में केमिस्ट्री इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक पैशनेट नाइट शेयर कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में सनचेक प्रिंस यी बियॉन के बेड में उठती है और ऑब्वियसली उसे कुछ भी याद नहीं होता। प्रिंस तैयार होकर वहां से चला जाता है, लेकिन वार्निंग देता है कि कहीं मत जाना। बाहर जाकर वो अपने हेड सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि सनचेक के घर शादी का प्रपोजल भेजा जाए। सनचेक उसकी वार्निंग को इग्नोर करके चुपचाप वहां से स्नीक आउट कर जाती है। घूमते हुए उसकी मुलाकात यूने से होती है, जो उसे टी पर इनवाइट करती है। यूने उससे कहती है कि पिछली रात उसकी मदद के लिए थैंक्स और पूछती है तू अचानक कहाँ गायब हो गई थी। सनचेक ऑकवर्ड फील करती है और यूने से पूछती है कि उसकी प्रिंस से अब तक मुलाकात हुई है क्या। यूने बताती है कि नहीं और वो उससे मिलने से डरती है क्योंकि उसके बारे में बहुत डरावनी बातें सुनी हैं। यूने कैजुअली बोल देती है कि शायद प्रिंस को कोई वाइटैलिटी प्रॉब्लम है और सनचेक तुरंत प्रिंस के डिफेंस में कूद जाती है। यूने थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, इतने पैशन से डिफेंस क्यों कर रही है ये। वहीं सनचेक इंटरनली उस रात की यादों में खो जाती है। यूने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और सनचेक अग्री कर लेती है, लेकिन मन में सोचती है कि स्टोरी अब पूरी तरह बदल चुकी है। दूसरी ओर पैलेस में प्रिंस यी बियॉन अपने फादर यानी किंग को ह्यूक्सा क्लैन के रेबल्स के बारे में अपडेट करता है। प्रिंस सजेस्ट करता है कि पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहिए, लेकिन किंग इंसिस्ट करता है कि चाइना से अप्रूवल मिलना ज्यादा जरूरी है। किंग प्रिंस को चाइना भेजना चाहता है, लेकिन प्रिंस साफ मना कर देता है और अनाउंस करता है कि वो शादी करने वाला है। किंग को लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन प्रिंस सीरियस होता है। किंग उसे 3 महीने देता है अपने लव लाइफ को सेटल करने के लिए। प्रिंस जाते हुए किंग्स मदर से टकरा जाता है, जो उसे अपने बैंक्वेट में इनवाइट करती है ताकि वो वहां अपनी फ्यूचर वाइफ चुन सके, लेकिन प्रिंस साफ मना कर देता है। मेड सीक्रेटली इन्फॉर्म करती है कि प्रिंस ने पिछली रात एक औरत को पैलेस में लाया था। किंग्स मदर समझ जाती है कि प्रिंस कुछ छुपा रहा है और क्लियरली उनके बीच कुछ पुराना टेंशन है। इधर वुली को सनचेक मिलती है, जो अभी भी स्ट्रीट्स में घूम रही होती है। वुली उसे बताती है कि उसके घर पर प्रिंस का वेडिंग प्रपोजल आया है। दोनों मिलकर उस प्रपोजल को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रास्ते में प्रिंस से टकरा जाती हैं। वो सनचेक से कहता है कि हमारी जो पहली रात थी उसके बाद अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो इंसिस्ट करता है कि शादी होगी। सनचेक उससे टाइम मांगती है ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके। प्रिंस उसे 3 दिन देता है और साथ में वार्निंग देता है, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें देशद्रोह ट्रीजन का दोषी ठहराऊंगा। एपिसोड 3 में रात के सन्नाटे में सनचेक फिर से एक अजीब सपना देखती है। एक सपना नहीं बल्कि उसका पास्ट, जो आज भी उसे चैन से सोने नहीं देता। सपने में वो आयोंग को याद करती है और उस गलतफहमी को जो उनके बीच एक लड़के की वजह से आ गई थी। आयोंग को लगा कि सनचेक उसके बॉयफ्रेंड को बहका रही है।
जबकि सच ये था कि वो लड़का खुद संचेक के पीछे पड़ा था। इस झूठे इल्जाम की वजह से संचेक को सबने अकेला छोड़ दिया, जैसे वो कोई होम रैकर हो। पर अब रियल वर्ल्ड में संचेक फाइनली उठ जाती है, उसकी तबीयत बेहतर है और सब लोग खुश हैं। उसके भाई और वुली उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन भाई अभी तक प्रिंस यीबियोन की फीलिंग्स नहीं समझे हैं। वो संचेक को बताते हैं कि प्रिंस ने कितनी मेहनत की उसे ठीक करवाने के लिए, रॉयल फिजिशियन को बुलवाया, फिर खुद रेयर हर्ब लेने माउंटेन्स तक चला गया। वहाँ उसे एक टाइगर भी मिला, पर वो पीछे नहीं हटा। असल में ये सब एक टेस्ट था। उस मेडिसिन मैन ने उसकी हिम्मत देखी और रिवील किया कि वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है। अगली सुबह प्रिंस यीबियोन रेयर हर्ब लेकर लौटता है और वुली से कहता है कि वो दवा तैयार करे। जब संचेक प्रिंस की हालत देखती है डिशेवल्ड और थका हुआ, तो उसे चिंता होती है। ये बात प्रिंस को अंदर तक छू जाती है। फिर वो उसे सजियोंग की क्लब में जाने की परमिशन देता है। संचेक को प्रिंस के सडन बदलाव पर हैरानी होती है और वो खुद से पूछती है क्या वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन फिर फैसला करती है कि उसे चीजें वापस नॉर्मल करनी होंगी। तभी उसे यूने का लेटर मिलता है, जिसमें यूने ने उसे दोस्ती के लिए थैंक्स कहा है और इनवाइट किया है मिलने के लिए। इधर प्रिंस यीबियोन सुगियोम से मिलता है। सुगियोम को उसकी हालत पर क्यूरियोसिटी होती है, पर प्रिंस कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर सुगियोम उसे अपनी क्लब का मेंबर बनाए तभी इवेंट हो सकता है। बाद में सुगियोम से संचेक मिलती है। वो उन्हें और प्रिंस को भी इनवाइट करने की बात करती है, पर उसे ये जानकर हैरानी होती है कि प्रिंस ने पहले ही सुगियोम से रिक्वेस्ट कर दी है। पैलेस में किंग परेशान है। उसके राज में ड्राउट्स और फ्लड्स लगातार चल रहे हैं। हो योल सजेस्ट करता है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ बनाई जाए, पर किंग उसकी बात इग्नोर करता है और पूछता है कि क्या लोग उसकी लैक ऑफ वर्च्यू को ब्लेम कर रहे हैं। मिनिस्टर्स तो मना करते हैं, लेकिन उनके दिल में डर है। खासकर बेमियोंग को लगता है कि प्रिंस यीबियोन किसी दिन राजा के खिलाफ हो सकता है। हो योल उसे चेतावनी देता है कि अपने वर्ड्स वाइजली चुने। रात होते ही संचेक यूने को लेने जाती है। यूने तैयार हो जाती है संचेक के इवेंट में जाने के लिए। उसे ये नहीं पता कि संचेक उसे प्रिंस के साथ सेटअप करना चाहती है। प्रिंस यीबियोन भी इवेंट के लिए तैयार होता है। इवेंट में सब लोग अराइव करते हैं, मूड अच्छा है। सुजेओम सबको इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही प्रिंस यीबियोन एंट्री लेता है, माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। संचेक उसे देखकर थोड़ी वीक पड़ जाती है। ही लुक्ड वे टू चार्मिंग। पर प्रिंस की जेलसी उसके बिहेवियर में साफ दिखती है जब वो देखता है कि लड़के संचेक के आसपास घूम रहे हैं। उसकी एटीट्यूड सबका मूड ऑफ कर देती है। संचेक कोशिश करती है एटमॉस्फेयर इम्प्रूव करने की और प्रिंस को यूने के करीब लाने की, पर प्रिंस सब समझ रहा है। वो यूने से कोल्ड बिहेव करता है, जिससे वो असहज हो जाती है। ट्रेजर हंट गेम के दौरान संचेक सब प्लान करती है कि यूने और प्रिंस पॉन्ड के पास अकेले मिले। वुली को भी ट्री पर बैठाकर पेटल्स गिराने को कहती है, पर प्रिंस यूने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। यूने दुखी होती है उसकी कोल्डनेस देखकर। दूसरी ओर संचेक दीवार से गिरती है और सुजियोम उसे पकड़ लेता है। इस बीच टाउन में देओकजेओंग एक शामन से मिलती है, वही मेडिसिन मैन जो अब स्पिरिट बॉय बन चुका है। शामन के शरीर में घुसकर कहता है कि जल्दी ही उसके एक बेटे की शादी होगी, लेकिन वो लालच न करे और बाकी बेटों को मजबूर न करे। इवेंट में पार्टी फिर से लाइवली हो जाती है जब संचेक कॉकटेल सर्व करती है और ड्रिंकिंग गेम सजेस्ट करती है। यूने सुजियोंग की पेनल्टी ड्रिंक खुद पीती है। संचेक ये देखकर परेशान होती है कि यूने सैड होती जा रही है। तभी अचानक फायर लग जाती है। प्रिंस यीबियोन तुरंत भागता है संचेक को बचाने और सुजियोंग यूने की तरफ भागता है। प्रिंस संचेक को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता है। दोनों बाहर खड़े होकर जलते गज़ेबो को देखते हैं। तभी फायरवर्क्स होते हैं। प्रिंस यीबियोन संचेक की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी बनने के काबिल हो। आज की रात बहुत शानदार रही। संचेक उसका चेहरा देखती है और सोचती है क्या ये सच में पागल हो गया है। एपिसोड 4 शुरू होता है फ्लैशबैक से, बस फायर लगने से 2 घंटे पहले का। पता चलता है कि सब लोग गेम्स खेल रहे थे। संचेक ने जानबूझकर थोड़ी नशेड़ी हो गई ताकि प्रिंस का इंटरेस्ट कम हो जाए और वो उसे इग्नोर करे, लेकिन उसकी ये प्लान फेल हो जाती है। फिर संचेक अगली चाल चलती है, जेंगा खेलती है और प्लेयर्स से पर्सनल स्पाइसी सवाल करवाती है। यूने शुरू करती है गेम और प्रिंस से पूछती है कि अगर उसकी लवर वर्म बन जाए तो क्या वो उसे प्यार करेगा। प्रिंस यीबियोन साफ इनकार करता है और जवाब नहीं देता।
अपने टर्न पर प्रिंस सवाल बदल देता है, अपने पैंट्स के रंग के बारे में पूछता है और सनचेक से उसका लास्ट किस कब था पूछता है। सनचेक बचाव में झूठ बोलती है कि उसने कभी किस नहीं किया। प्रिंस यी बियॉन पिछले रात की बात उठाता है, लेकिन सिर्फ अपनी प्रॉमिस का जिक्र करता है। फिर अनाउंस करता है कि वो सनचेक से शादी करेगा और उसे अपनी ऑफिशियल फियांसे घोषित करता है। उसी वक्त उसका हेड सर्वेंट सनचेक के घर वेडिंग प्रपोजल देने पहुंच जाता है। गज़ेबो में सब हैरान रह जाते हैं प्रिंस की इस बात पर। तभी उने को पीच ड्रिंक से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। उसकी मदद में सब बेतरतीब हो जाते हैं और उसी बहाने से सनचेक गलती से आग लगा बैठती है। प्रिंस तुरंत उसे बचाता है, जबकि सुजियोम यूने को घर ले जाता है। फायरवर्क्स देखने के बाद प्रिंस यी बियॉन सनचेक को घर छोड़ने जाता है। उनके घर पर फैमिली उनका इंतजार करती है, लेकिन होयोल प्रिंस को स्वागत नहीं करता। वो शादी के लिए अपनी ब्लेसिंग नहीं देता। सनचेक खुशी से हैरान होती है कि उसके पिता ने प्रिंस को वापस भेज दिया। होयोल जोर देता है कि उसके तीनों बेटे पहले शादी करें। प्रिंस यी बियॉन सनचेक की फीलिंग्स कंसिडर करने को कहता है। हालांकि सनचेक थोड़ी हिचकिचाती है, पर फिर अपने पापा का साथ देती है। प्रिंस यी बियॉन कहता है कि सनचेक ने उसकी वर्जिनिटी ले ली है, इसलिए शादी जरूरी है। पर होयोल कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर सनचेक अनमैरिड रहे। प्रिंस को लगता है कि बात कुछ और है और पूछता है। होयोल साफ करता है कि वो नहीं चाहता कि सनचेक रॉयल फैमिली में जाए। वह चाहता है कि उसकी बेटी एक आम फैमिली में शादी करे। प्रिंस यी बियॉन के दिल को ये बात चोट पहुंचाती है, पर वो कुछ नहीं कहता। बाद में प्रिंस सनचेक के तीनों भाइयों को पकड़कर कहता है कि उन्हें 2 महीने में शादी करनी होगी। इधर देवजोंग फैसला करती है कि वो सनचेक को सजा नहीं देगी, लेकिन प्रिंस का प्रपोजल फिर से कंसिडर करने को कहती है। उसे लगता है कि हैंडसम आदमी से शादी अच्छी है और प्रिंस यी बियॉन में तो ये सब क्वालिटीज हैं। रात होते प्रिंस यी बियॉन घर लौटता है और अपनी माँ की पुरानी अंगूठी देखता है। इससे उसके पेनफुल पास्ट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पता चलता है कि उसकी माँ चाहती थी कि उसका पति सिंहासन संभाले। जब पति ने इनकार किया तो उसने खुद ट्रीजन करने का फैसला किया। वो मार दी गई। प्रिंस यी बियॉन ने अपनी और पिता की जान बचाने के लिए राजा का हंटिंग डॉग बनना स्वीकार किया। पिता की मौत के बाद भी वो राजा के अधीन बंधा रहा। उसने कभी खून नहीं बहाना चाहा, लेकिन माँ के फैसले ने उसे सफरिंग दी। अगले दिन ह्वासियान क्वीन मदर से मिलने जाती है और प्रिंस यी बियॉन को जीतने में मदद मांगती है। उसकी विनती क्वीन मदर को मनाती है। सनचेक लंबी रात के बाद उठती है और भाइयों के साथ दिन शुरू करती है। भाई वादा करते हैं कि प्रिंस से उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो जानती है कि वे बहादुर नहीं है। सनचेक इने से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक भूखा फॉरेनर मार्क मिलता है। वो उसकी मदद करती है। हालांकि ड्रेस सेलर चेतावनी देता है कि फॉरेनर से बात करना खतरे में डाल सकता है। मार्क बताता है कि उसकी शिप तूफान में डूब गई थी और वो अकेला बचा था। मार्क को छोड़कर सनचेक यूने से मिलने जाती है, लेकिन दोस्त नहीं मिल पाती। यूने के पिता उससे मिलते हैं और खुशी जताते हैं कि उनकी बेटी की दोस्ती सनचेक से है। सनचेक घर लौटती है, पर प्रिंस के बारे में सोचती रहती है। दूसरी ओर आर्म्ड मैन प्रिंस यी बियॉन पर हमला करते हैं जब वो अपने माता पिता के कब्र पर जाता है। प्रिंस पीछा करता है, लेकिन हमलावर भाग जाते हैं। अगले दिन प्रिंस यी बियॉन राजा से मिलता है और ह्योक्सा क्लैन की वापसी और ताकत के बारे में चेतावनी देता है। राजा महसूस करता है कि प्रिंस डरा हुआ है और सोचता है कि प्रिंस के पास कोई कीमती चीज है। राजा उसे चेतावनी देता है। इधर सनचेक मार्क से फिर मिलती है और शहर का दौरा कराती है। वो उसे उसके नए घर छोड़ती है, लेकिन मार्क सीक्रेटली ह्वासियान से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद सनचेक खून वाला कॉफ करती है और सड़क पर बेहोश हो जाती है। सैनिक उसे पकड़कर कॉन्फाइनमेंट कैंप में बंद कर देते हैं। प्रिंस यी बियॉन आता है उसे देखने और हैरान होता है कि उसे प्लेग हो गई है। वो गार्ड से विनती करता है कि उसे अंदर जाने दे। अपनी सिंसेरिटी दिखाकर वह सोर्ड भी ऑफर करता है। गार्ड्स उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं। एपिसोड 5 शुरू होता है। उसी अर्जेंसी के साथ सनचेक सिलेक्शन सेरेमनी के वेन्यू की तरफ दौड़ती हुई जा रही होती है। वो सोचती है कि कहीं देर ना हो जाए। उसे प्रिंस यी बियॉन की बातें याद आती हैं। उसने उसके लिए कितनी बार जान जोखिम में डाली और अब वो डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो अपने नॉवल नॉलेज का यूज करती है, इवेंट्स को रिकॉल करती है, किस टाइम पे क्या हुआ था, कौन गेट कब बंद करता है। आखिरकार वो वेन्यू तक पहुंचती है, लेकिन गेट बंद हो चुका होता है।
सनचेक वापस मुड़ती है और तभी उसे जमीन पर खून नजर आता है। वो घबरा जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, प्रिंस यीबियोन, क्या उसे कुछ हो गया? वो उसे ढूंढने लगती है। तभी पीछे से प्रिंस यीबियोन आकर कहता है, मुझे पता था तुम खाने के टाइम तक आ जाओगी। सनचेक शॉक में होती है, रोते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम मर गए हो, और उसे हग कर लेती है। अगले सीन में प्रिंस उसे खाना खिला रहा होता है और पूछता है, तुम भाग क्यों गई थी? सनचेक उसे वाइफ सिलेक्शन की पार्चमेंट दिखाती है और कहती है, मैं फॉर्म सबमिट करने गई थी। यीबियोन उसे देखता है और बिना कुछ बोले वो पार्चमेंट आग में फेंक देता है। कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी मर्जी ना चला सकूं। सनचेक कहती है, लेकिन ये रॉयल रूल्स हैं, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर बताती है कि उसने अपना एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिया है। तभी फ्लैशबैक में वही सीन आता है जब सनचेक अपनी जूती फेंकती है, गार्ड का ध्यान भटकाती है और आखिर में दौड़ती हुई अंदर जाकर सिलेक्शन फॉर्म जमा कर देती है और डॉट का ध्यान भटकाती है। प्रेजेंट में लौटते हैं। प्रिंस यीबियोन कहता है, तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी, अब क्या बदल गया? सनचेक कहती है, मैं डर गई थी, सोचा हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। और फिर फ्लैशबैक आता है जब इवने की दोस्त उसे कॉफी फेंककर इंसल्ट करती है। प्रिंस यीबियोन कहता है, मैंने तुम्हें कभी नाइव नहीं समझा, पर तुम जितनी एरोगेंट हो उतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनचेक फिर नॉवल का जिक्र करती है, जिससे प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है। सनचेक अपने मन में सोचती है, मैं तो बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, मेरी कोई कहानी नहीं। लेकिन यीबियोन कहता है, मैं तुम्हें फीमेल लीड चूज करता हूँ। सनचेक उसे बस देखती रह जाती है। वो कहती है, मैं ये सिलेक्शन जीतूंगी। प्रिंस यीबियोन उसका हाथ पकड़ता है और पास खींचकर कहता है, तो फिर चलो सेकेंड नाइट साथ बिताते हैं। सनचेक ब्लश करती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस उसे हॉर्स पर बिठाकर वापस लेकर आता है। मूनलिट नाइट में जोंग उन्हें देख रहा होता है। घर पर रॉयल फिजिशियन आता है और सनचेक की जांच करता है। वो बताता है कि उसे प्लेग नहीं हुआ, ये कोई और इलनेस है। वो सनचेक से पूछता है, क्या तुमने किसी को छुआ था? सनचेक बताती है कि उसने एक फॉरेनर मार्क की मदद की थी। सीन कट होता है। दूसरी तरफ होयोल, डेयोक चेयोंग और बाकी फैमिली मेंबर्स सनचेक के लिए दुआ कर रहे होते हैं। प्रिंस यीबियोन उसे वापस घर ले आता है और सबको सुला देता है। सनचेक अपने पिता से कहती है, प्रिंस ने ही मेरी जान बचाई। लेकिन प्रिंस जाने लगता है। सनचेक पूछती है, कहाँ जा रहे हो? प्रिंस कहता है, अगर हम एक और रात साथ गुजारेंगे तो कुछ डेंजरस हो सकता है। सनचेक शर्माती है। उसके भाई पीछे से सुन रहे होते हैं। डेंजरस क्या? क्या उसे मारने वाले हो? प्रिंस कहता है, तुम्हें नहीं पता, कुछ बहुत खतरनाक है। वो सनचेक को कुछ देकर चला जाता है। अगली सुबह प्रिंस यीबियोन क्वीन मदर से मिलता है और कहता है, ये सब आपने करवाया है। वो कहता है, मैं पहले से किसी और को चाहता हूँ, उससे ही शादी करूंगा। क्वीन मदर कहती है, रॉयल मैरिज ऐसे नहीं होती। प्रिंस कहता है, आपके पास अब इसे बदलने का लास्ट चांस है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक इंटेंस मोमेंट से। प्रिंस यीबियोन के पीछे कोई छिपा होता है। जैसे ही वो मुड़ता है, सामने युंग होता है नशे में धुत। युंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम सनचेक से शादी कैसे कर सकते हो? वो चीखते हुए कहता है, अगर वो सिलेक्शन में जीत गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तभी यीबियोन का एक गार्ड आता है और बताता है कि उन्होंने उस मिस्टीरियस फॉरेनर को पकड़ लिया है। अगले सीन में प्रिंस यीबियोन इंटेरोगेशन रूम में होता है। मार्क को टॉर्चर किया जा रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी रिवील नहीं करता। यीबियोन पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? सबके पीछे कौन है? लेकिन मार्क जवाब देने से मना कर देता है और यीबियोन गुस्से में उसकी लेग में तलवार घुसेड़ देता है। साफ दिखता है वो अब भी चेयुन की बेट्रियल को लेकर हर्ट है। थोड़ी देर बाद यीबियोन और युंग के बीच एक तीखी बातचीत होती है। मार्क अब बेहोश हो चुका है। यीबियोन कहता है कि वो ह्वासेयोन से मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, यहाँ तक कि सनचेक को भी नहीं। इस बीच क्वीन सभी सिलेक्शन कैंडिडेट्स को तेन्यांग देती है और 10 दिन में रिजल्ट निकालने को कहती है। दूसरी तरफ सनचेक और ह्वासेयोन एक पीसफुल जगह बैठकर डिस्कस कर रही होती हैं। सनचेक कहती है, तुम मर्चेंट स्टोर चलाती हो, तुम्हें एडवांटेज मिल सकता है। तभी बैंगबॉन आकर वार्न करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सनचेक कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बुलाती है, हमें पता है तुम पीछा कर रहे हो, बाहर आ जाओ। और सामने आता है मियोन।
संचेक पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? और वो कहता है, प्रिंस ईबियोन ने कहा था। जिस पर वो कहती है, अगर उसे मेरी फिक्र है तो खुद क्यों नहीं आया? सीन कट होता है। लेडी संचेक अपने सर्वेंट से पूछ रही होती है कि रॉयल क्लोथ्स को रेप्लिकेट कैसे करें, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। वो सोचती है, क्वीन ने मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी? क्या ये भी मेरी परीक्षा है? दूसरी ओर संचेक मार्केट में जाती है और वहाँ एक ब्रेसलेट सेलर से चार्म खरीदती है। वो कहता है, इससे तुम्हारा प्यार और गहरा होगा। अगली सीन में प्रिंस ईबियन अपने पुराने कपड़े जलवाता है। कहता है, ये उस इंसान से बिलोंग करते हैं जिसे मैं अब देखना भी नहीं चाहता। हवासियोन सीक्रेटली क्वीन को बताती है कि संचेक किसी फॉरेनर से मिल रही है और दोनों भागने वाले हैं। क्वीन इस पर संचेक को कॉन्फ्रंट करती है और एक विटनेस भी आता है, वही ब्रेसलेट सेलर मार्क, जो कहता है उसने उन्हें साथ देखा। क्वीन फ्यूरियस हो जाती है और कहती है, संचेक को सिलेक्शन से बाहर करो। लेकिन तभी प्रिंस ईबियोन आता है, उस सस्पिशियस बॉटल को लाकर सबके सामने रखता है और बताता है कि वो उसे आवासन के घर से मिली थी। क्वीन इस खुलासे से शॉक में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। संचेक भी बेहोश होने लगती है, लेकिन ईबियोन उसे पकड़ लेता है। बाद में संचेक पूछती है, तो तुम इसी वजह से मुझसे नहीं मिल रहे थे? और ईबियोन उसे किस करता है। कहता है, अब मैं तुम्हें किसी से मिलने नहीं दूंगा। तभी जियोंगंग नाम का सर्वेंट आता है। कहता है, किंग ने आपको बुलाया है। ईबियोन कहता है, मैं वापस आऊंगा। संचेक उसका इंतजार करती है, लेकिन रात हो जाती है। जैसे ही वो उठती है, कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है और वो पानी में गिर जाती है। डूबते हुए सोचती है, अगर मैं मर गई तो शायद अपनी असली दुनिया में वापस चली जाऊंगी, प्रिंस ईबियोन को भूल जाऊंगी। लेकिन तभी प्रिंस ईबियोन पानी में कूद कर उसे बचा लेता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है किंग्स हॉल में, जहां राजा जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ईबियोन ने क्वीन मदर के साथ जो किया वो सुनकर उनका हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए फेक इलनेस का बहाना बना लेती है, लेकिन अंदर से वो बस एक ही बात सोच रही होती है, क्या ईबियन उनका सीक्रेट राजा को बता देगा? सीन कट होता है। राजा ने ईबियन को बुलाया है। उसे ये जानना है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि क्वीन मदर खुद ही मैरिज सिलेक्शन कैंसिल करवा बैठी। लेकिन जब ईबियन सीक्रेट बताने से इनकार करता है तो राजा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि शादी पोस्टपोन कर दो, मगर प्रिंस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो खुद सब संभाल लेगा और राजा को कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उधर महल के एक पॉन्ड में किसी ने संचेक को पुश कर दिया। वो ऑलमोस्ट डूब जाती है, लेकिन थैंकफुली ईबियन टाइम पर वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है, जहां संचेक फाइनली अपना दिल खोल देती है और कहती है कि उसे प्रिंस से सच्चा प्यार हो गया है। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं एंड दे मेक लव। सुबह होती है। संचेक प्रिंस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जो ऑनेस्टली बहुत ही बेकार टेस्ट करता है, लेकिन ईबियन फिर भी सब खा लेता है। प्यार में टेस्ट नहीं देखा जाता। उसी समय येवुल उसे लेने आता है और कहता है कि चलो घर वापस चलो, तुम्हारे अब्बा होयोल बहुत नाराज हैं। लेकिन संचेक स्ट्रेट अप कहती है, अगर अब्बा इतने ही परेशान हैं तो वो हमारी एंगेजमेंट अप्रूव क्यों नहीं कर देते। थोड़ी देर बाद ईबियन खुद संचेक के घर आता है ताकि उसके घर वालों को शादी के लिए मना सके, लेकिन होयोल साफ मना कर देता है। देओगजोंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है, मगर संचेक के दोनों भाई भी शादी के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर उनकी बहन की शादी एक प्रिंस से हो जाती है तो उन्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तकरार बढ़ती है। ईबियन बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करता है, लेकिन होयोल उससे वापस लौटा देता है। अगले दिन संचेक हवासियोन से कॉन्फ्रंट करती है। उसे पूरा शक है कि उसी ने उसे पॉन्ड में गिराया था। वो वार्न करती है, अपने एक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, लेकिन हवासियोन डिनाई करती है, कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर संचेक को यकीन नहीं होता। उधर सुजियोम ईबियन से मिलने आता है और मैरिज सिलेक्शन कैंसिल करवाने के लिए थैंक्स कहता है। ईबियन उसे एडवाइस देता है, किसी लड़की का दिल जीतना है तो ऑनेस्ट रहो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईबियन और प्रिंस लीग्यू में फॉल आउट तब हुआ था जब ईबियन ने राजा की सेवा करने का फैसला किया और लीग्यू ने बदला लेने की कसम खाई थी अपने माता पिता की मौत का।
सूजियोंग बहुत वरीड है कि प्रिंस लीजू अभी भी यिबियोन से नफरत करता है और बदला लेने ही लौट रहा है, और तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रिंस लीजू देश वापस लौट चुका है। राजा ने उसके स्वागत के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है सनचेक से। और अब आता है बिगेस्ट ट्विस्ट। ली ग्यू और सनचेक बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने बचपन में एक दूसरे से शादी का वादा भी किया था, लेकिन सनचेक को कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ यिबियोन अपने एंगेजमेंट को लेकर बहुत परेशान है। उसका हेड सर्वेंट उसे समझाता है, प्रिंस साहब, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालिए, अपनी मेमोरीज बनाइए। यिबियोन उसकी बात मान लेता है और सनचेक को सरप्राइज देता है। पूरे मार्केट को रेंट पे लेकर उसे डेट पर ले जाता है। वहाँ दोनों फ्यूचर की बातें करते हैं, अपने 12 फ्यूचर किड्स की प्लानिंग तक कर लेते हैं। प्यार की हवा अब हर तरफ है। सुग्योम भी यून ए से मिलने जाता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और डिनर पर जाते हैं, लेकिन सुग्योम का फादर सीक्रेटली आ जाता है और उसे जबरदस्ती ले जाता है। यून ए बहुत हर्ट होती है जब सुग्योम बिना कुछ कहे उसे बीच डिनर छोड़ देता है। दूसरी तरफ सनचेक और यिबियोन की डेट अब क्लाइमैक्स पर है। प्रिंस फूल लेने जाता है और सनचेक अकेली रह जाती है। तभी उसकी फिर से मुलाकात होती है प्रिंस ली ग्यू से और वो उसे कुछ बुली से बचा लेती है। दोनों बात करने लगते हैं और तभी यिबियोन वापस आता है और ये देखकर आगबुला हो जाता है कि ली ग्यू इतनी अफेक्शन से सनचेक से बात कर रहा है। एपिसोड का एंड होता है एक इंटेंस स्टेयर डाउन के साथ। यिबियोन और प्रिंस ली ग्यू एक दूसरे को घूरते हुए, जैसे कि अगला युद्ध बस शुरू होने वाला है। प्रिंस ली ग्यू दोस्ताना अंदाज में यिबियोन को ग्रीट करता है, लेकिन यिबियोन उसे नजरअंदाज करके सीधे सनचेक के पास चला जाता है। जब ली ज्यू को पता चलता है कि सनचेक और यिबियोन की सगाई हो चुकी है, तो वो अपना डिसअपॉइंटमेंट छुपाता है। यिबियोन और सनचेक अपनी डेट को जल्दी खत्म करके घर की तरफ लौटते हैं। रास्ते में सनचेक यिबियोन से ली ज्यू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो टॉपिक अवॉइड कर देता है। दोनों जब फ्लर्टिंग करते हुए गली से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें होयोल देख लेता है। अपनी बेटी को यूं प्रिंस के साथ सरेआम देखकर होयोल गुस्से से भर जाता है। वो सनचेक को घर में बंद कर देता है और कहता है कि उसे अपनी हरकतों पर सोचना चाहिए। उसकी वाइफ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन होयोल मानता नहीं। शाम को वुली ये सारी बात यिबियोन को बताती है। अगली सुबह यिबियोन छिपते छिपाते सनचेक से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा और भाई पहरे पर लगे होते हैं। सनचेक खुद भी भागने की कोशिश करती है, पर नाकाम होती है। आखिरकार वो एक स्ट्रिंग टेलीफोन बनाती है और यिबियोन से बात करती है, जो बाहर कैंपिंग कर रहा होता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि परिवार को कैसे मनाया जाए। शाम को यिबियोन सनचेक के भाइयों को शराब और गिफ्ट से खुश कर देता है और उनसे होयोल को इम्प्रेस करने के टिप्स लेता है। अगले दिन वो होयोल को माउंटेन जिनसेंग वाइन गिफ्ट करता है, लेकिन होयोल को पता चल जाता है कि वो नकली है। अपमानित होकर होयोल नाराज हो जाता है। हार कर यिबियोन बर्फ में होयोल के घर के बाहर बैठ जाता है, होपिंग ही विल चेंज हिज माइंड। यिबियोन की सिंसियरिटी देखकर होयोल उसे अंदर बुलाता है और समझाता है कि उसे डर है कि इतने दुश्मनों के बीच यिबियोन सनचेक की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो उन्हें डेट करने की इजाजत दे देता है कुछ शर्तों के साथ। एक शर्त ये होती है कि सनचेक को कभी घर से बाहर रात नहीं बितानी चाहिए। सनचेक इस बीच वुली की मदद से घर से भागती है और एक शामन के पास जाती है। शमैन उसे बताती है कि वो पहले भी उसके पास आ चुकी है, पर सनचेक को याद नहीं। देवी के वश में आकर शमैन चेतावनी देती है कि सनचेक अब एक मोड़ पर है जहाँ हर निर्णय उसकी किस्मत बदल सकता है। सनचेक एक लव टैलिस्मैन खरीदती है ताकि यिबियोन उससे और ज्यादा प्यार करे। उसे यिबियोन के पलंग के नीचे वो तावीज रखना होता है, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचती है तो यिबियोन उसे लेट आने की वजह से वापस भेज देता है। उसी रात कोई यिबियोन के घर एक धमकी भरा खत छोड़ जाता है। रात को जंगहो सनचेक को बताता है कि दोनों प्रिंस के बीच पुरानी दुश्मनी क्या है। अगले दिन ग्यग्गू खेल के दौरान यिबियोन की टीम आगे होती है तो ली ग्यू चीटिंग करने लगता है। गेम के बीच में यिबियोन का पोलो स्टिक लगभग राजा को लग ही जाता है। गेम के बाद सेओंगयोन यिबियोन को बताता है कि धमकी भरा खत उसी ने भेजा था। फिर वो उन लड़कों से बदला लेता है जिन्होंने उसके साथ पहले बदतमीजी की थी।
जब वो शांति से सड़कों पर घूम रहा होता है तभी उसकी मुलाकात शमैन से होती है। शमैन तुरंत लीजू की आत्मा में छुपे खूनी इरादों को महसूस कर लेती है। इधर यीबियोन संचेक से दूरी बनाए रखता है क्योंकि हो योल से किया वादा उसे रोक रहा होता है। संचेक फ्रस्ट्रेट हो जाती है। संजयम उसे खुश करने के लिए एक रिंग गिफ्ट करने का प्लान करता है। संचेक यीबियोन का इंतजार करते करते थक चुकी होती है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। यीबियोन उसे छोंगजेचिन बुलाता है लेकिन ये एक जाल होता है। संचेक का किडनैप हो जाता है उसी आदमी द्वारा जिससे यूने बात कर रही थी। वो कहता है कि किसी के ऑर्डर पर वो संचेक को मार देगा। यीबियोन और संचेक का परिवार जब तक कुछ समझ पाते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। उधर लीजू के असली इरादे सामने आते हैं। वो विद्रोही नेता है और शाही परिवार से बदला लेने वाला है। सीन कट होता है मॉडर्न संचेक पर। वो उपन्यास का नया चैप्टर पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है किसी एक मुख्य किरदार की मौत किसी और को जिंदा रहने का मौका दे सकती है। यीबियोन और संचेक अब जिंदगी और मौत के क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। जब संचेक चेहरे पर फेस पैक लगा रही होती है उसकी नजर एक रहस्यमयी आर्टिफैक्ट पर जाती है। कहानी में वापस यीबियोन को संचेक की ब्रेसलेट मिलती है बट शी इज गॉन। एपिलॉग में हमें याद दिलाया जाता है वो वादा जो यीबियोन ने होयोल से किया था संचेक को हर हाल में प्रोटेक्ट करने का। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां हमने छोड़ा था। प्रिंस यीबियोन और संचेक के परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं संचेक एक जर्जर झोपड़ी में फंसी है जंगल के बीचों बीच उसके किडनैपर के साथ। आसपास के सैनिकों की आवाजाही सुनकर सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है। प्रिंस लीजू को ये खबर लगती है लेकिन वह मदद करने की बजाय प्रिंस यीबियोन का मजाक उड़ाता है। झोपड़ी के अंदर संचेक अपनी जान की भीख मांगती है लेकिन किडनैपर नहीं मानता। वो बताता है कि जिसे वह अपना मालिक कहता है उसी ने उसे संचेक को मारने का आदेश दिया है लेकिन उसका नाम बताने से इनकार करता है। लेकिन संचेक हार नहीं मानती। वो किडनैपर के पैर में छुरा मारकर भाग निकलती है। गांव के ड्रम तक पहुंचकर वह जोर जोर से ड्रम बजाती है। ड्रम की आवाज सुनकर प्रिंस यीबियोन समय रहते पहुंच जाता है और किडनैपर से संचेक बचा लेता है जो गला घोंटे जाने से बेसुध होने वाली थी। बेहोश होने से पहले संचेक विनती करती है कि किडनैपर को मारा न जाए। यीबियोन उसकी बात मानता है और उसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाता है। संचेक बेहोश होती है तो प्रिंस यीबियोन उसे उठाकर उसके घर ले आता है। परिवार वाले खुश होते हैं और चिकित्सक कहता है कि सिर्फ झटका लगने की वजह से वो बेहोश हुई थी, आराम करने से ठीक हो जाएगी। होयोल यीबियोन को शराब पर आमंत्रित करता है और माफी मांगते हुए शादी की मंजूरी दे देता है क्योंकि अब उसे भरोसा है कि यीबियोन हमेशा संचेक की रक्षा करेगा। रात के वक्त यीबियोन एक बुरा सपना देखता है जिसमें वह संचेक को खो देता है। वो डर से पसीने पसीने जाग जाता है और संचेक उसे सांत्वना देती है। जब यीबियोन कहता है कि उसे डर है कि उसके दुश्मन संचेक को नुकसान पहुंचाएंगे तो संचेक कहती है कि वो उसके कष्टों को बांटना चाहती है और अपनी खुशकिस्मती उससे शेयर करना चाहती है। प्रिंस यीबियोन उसे उसका खोया हुआ ब्रेसलेट वापस देता है लेकिन अंदर ही अंदर संचेक डरती है कि यीबियोन अब और लोगों को मारना शुरू कर देगा। पिछली रात की घटनाएं उसके विश्वास को हिला चुकी हैं। दूसरी तरफ पूरे इलाके में किडनैपिंग की खबर आग की तरह फैल गई है। लोगों को शक है कि डू हासियोन इसके पीछे है लेकिन वह अपने पिता को बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। सावधानी के तौर पर उसके पिता उसे मंदिर में छुपकर रहने को कहते हैं। सुजम अब यूने पर शक करने लगता है जब उसे पता चलता है कि संचेक के किडनैपर वही आदमी है जिसे उसने यूने के साथ देखा था। सुजम यूने से मिलने जाता है और उसकी थोड़ी बहुत चिंता दिखाने वाली एक्टिंग से प्रभावित होकर वो उसके साथ रहने लगता है। यूने उसे चाय परोसती है और कुछ स्नैक्स तैयार करने चली जाती है लेकिन सुजम को यूने की मेज के नीचे कुछ संदिग्ध कागज मिलते हैं और वह बिना बताए वहां से चला जाता है। यूने अकेले ही संचेक से मिलती है और इतनी मक्कारी से अपनी दोस्ताना भूमिका निभाती है कि संचेक को शक तक नहीं होता। यूने उससे जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि संचेक के हमलावर के बारे में क्या पता चला है और साथ ही वासियोन को गुनहगार साबित करने की कोशिश करती है। महल में राजा प्रिंस लीजू से चीन के मामले पर चर्चा करता है। राजा चीन की मंजूरी पाने के लिए इतना जुनूनी है कि वह अपने मंत्रियों और यीबियोन की सलाह को अनदेखा करता है। लीजू राजा को सलाह देता है कि व्यापार पर ज्यादा ध्यान दें। राजा भी इसे बेहतर विकल्प मानता है।
निकलते वक्त लीजू प्रिंस यीबियन का फिर से मजाक उड़ाता है। राजा को यीबियन की असली नीयत पर शक होता है क्योंकि उसने सैनिकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। लॉयल्टी साबित करने के लिए यीबियन राजा को एक हिट लिस्ट देता है और उसे तुरंत निपटाने की बात कहता है। भले ही यीबियन को दुख होता है, लेकिन वह राजा के आदेश का पालन करता है। रात को यूने किडनैपर को जेल से निकालने में सफल होती है, पर असल में वह उसे मार डालती है। यूने ने लंबे समय से ये योजना बनाई थी, वो सत्ता में ऊपर उठना चाहती है। संचेक ने यूनाई की योजना बदल दी है और अब यूने हर कीमत पर अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि यूने ही वह थी जिसने संचेक को तालाब में धकेला था। यूने घटना स्थल छोड़ते वक्त प्रिंस लीज्यू से मिलती है, जो कहता है कि वे साथ मिलकर काम करेंगे। भरोसा जीतने के लिए लीग्यू उसकी मदद करता है। अगले दिन द्योगजुंग संचेक की शादी की तैयारी शुरू करती है। वह बेटी को शादी के बारे में सलाह देती है और मंदिर जाकर शादी की खुशी के लिए प्रार्थना करने को कहती है। मंदिर में संचेक प्रिंस लीग्यू से मिलती है। वह बारिश में बिना छत के खड़ा होता है। वह उसके पास जाती है और वह अपने माता पिता के बारे में बातें करता है। उसे हैरानी होती है कि संचेक उसे याद नहीं करती। फिर वह उसकी गोद पर सोने की विनती करता है और संचेक सो जाती है। सुबह जागकर संचेक और प्रिंस लीजियो साथ में घर लौटते हैं। वे भीड़ में संचेक के हमलावर का शव देखते हैं। संचेक हैरान होती है और लीजू उसे सांत्वना देता है। प्रिंस यीबियन उन्हें इस हालत में देखता है और संचेक जल्दी से उसकी बाहों में छिप जाती है। लीजू भीड़ को उकसाता है और चुपके से यीबियन को हमलावर का कातिल बताता है। घर पहुंचकर संचेक को यीबियन की आस्तीन पर खून दिखता है। वह उससे सवाल करती है। यीबियन नाराज हो जाता है और पूछता है कि क्या वह उस पर भरोसा करती है। संचेक कहती है कि वह नहीं चाहती कि यीबियन लोग मारे। वह चाहता है कि वह स्पष्ट करे कि क्या उसने हमलावर को मारा या नहीं। संचेक अब प्रिंस यीबियन पर शक कर रही है। उसे लगता है कि उसी ने उस आदमी को मारा होगा। प्रिंस यीबियन कहता है, क्या तुमको यही लगता है कि मैंने उस आदमी को मारा है? तो ठीक है। संचेक बोलती है, कब तक तुम अपने हाथों को खून से रंगते रहोगे? फिर हम प्रिंस यीबियन का पास देखते हैं, जहाँ लोग उसे हंटिंग डॉग कहते हैं क्योंकि वह लगातार लोगों को मारता जा रहा होता है। संचेक उससे कहती है, तुम अब ऐसा मत करो कि लोग तुम्हें हंटिंग डॉग कहें। प्रिंस यीबियन जवाब देता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वह किंग के सामने आता है और कहता है, मैंने आपका काम कर दिया है। किंग कहता है, अब तुम पहले जैसे लग रहे हो। घर वापस आकर प्रिंस यीबियन थोड़ा परेशान दिखता है। उसका सलाहकार आता है और कहता है, क्या आपने लेडी संचेक से झगड़ा किया? सब ठीक हो जाएगा। फिर हम प्रिंस यीबियन को देखते हैं जो उस बॉडी को पिक करता है। एक महिला उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रिंस यीबियन कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। जब काम होगा मैं बताऊंगा। सुना है तुम संचेक की दोस्त हो, तो बस फ्रेंड बनकर रहो और मैं जो कहूँगा तुम उसे संचेक तक पहुँचाओ। संचेक सोचती है, शायद मैंने प्रिंस यीबियन से ज्यादा बोल दिया। शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई होंगी। कुछ देर बाद लेडी संचेक आती है और कहती है, मैं आपकी शादी की तैयारी करने आई हूँ। वह प्रिंस यीबियन के बारे में बताती है कि उसने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था, वो भी किंग के कहने पर। संचेक कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। दूसरी तरफ ह्वासेन बुद्धा टेम्पल में प्रार्थना करती है, लेकिन सोचती है कि कातिल को ढूंढना बेहतर होगा। वह वहां से निकल जाती है। फिर हम युंग को देखते हैं जो घर आ रही होती है। बाहर युंग मिलती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वे घर में जाते हैं और युंग उन कागजों के बारे में पूछती है। वहीं यूने कहती है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है। मैंने ही ये सब किया है। मेरी जिंदगी ऐसी रही है, तुम सोच भी नहीं सकते। यंग कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो? यूने जवाब देती है, मैं ये सब प्रिंस यीबियन को बता दूंगी। प्रिंस यीबियन उस मरी हुई बॉडी को देखता है जिसमें 2 चाकू लगे होते हैं। पहला उसे यूने ने मारा था, दूसरा प्रिंस यीबियन ने, ताकि पूरी तरह से मर जाए। तभी सैनिक आते हैं और कहते हैं, किंग ने आपको बुलाया है। किंग गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। सैनिक उस आदमी को लाते हैं और कहते हैं, तुमने मौत का नाटक किया था। प्रिंस यीबियन कहता है, मैं उसे मारने वाला था, लेकिन 1 दिन की मोहलत दी थी। उस आदमी की बेटी भी कहती है, उसने ये सब मेरी बेटी के लिए किया था।
किंग कहता है तुम्हारा दिल कमजोर हो गया है। भीड़ बोलती है इसे मार देना चाहिए, लेकिन सनशाइक के पिता कहते हैं इसे एक मौका देना चाहिए। प्रिंस यीबियन उठता है, तलवार लेकर कहता है अब इसे मेरे सामने मार दो, लेकिन फिर उसे सनशाइक की बात याद आती है, वह मना कर देता है। फिर प्रिंस यीबियन वह आदमी मार देता है जिससे किंग खुश होता है। रामजम अपने पिता से पूछता है कि क्या सच में प्रिंस यीबियोंग खतरनाक है। पिता कहते हैं प्रिंस यीबियोंग से दूर रहो, जल्दी हम उसे खत्म कर देंगे क्योंकि वो हमारे बीच में आ रहा है। रामजम कहता है अगर प्रिंस यीबियोंग होता तो राजा कब का मर चुका होता। प्रिंस यीबियोंग घर लौटता है और युंग से मिलता है। प्रिंस यीबियोंग जंग को तलवार की नोक दिखाकर धमकाता है, लेकिन युंग कुछ नहीं बताती। प्रिंस यीबियोंग उसे कैद कर देता है और सैनिकों से उसे देखने को कहता है। प्रिंस यीबियोंग को पता चलता है कि युंग को प्रिंस यीबियोंग ने पकड़ लिया है। प्रिंस यीबियोंग रास्ते में जाता है जहां एक महिला उसे अंडे फेंकती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की। सनचेक आकर उसे कवर करती है। फिर वे दोनों घर पर माफी मांगते हैं। प्रिंस यीबियोंग कहता है मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। मैं अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में तुम लोगों को खो चुका हूँ, इसलिए मुझसे नफरत करते हो। सनचेक कहती है तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वे गले मिलते हैं। कुछ लोग प्रिंस यीबियोंग को मारने के लिए प्लान लेकर आते हैं। सनचेक प्रिंस यीबियोंग से मिलती है और कहती है तुम प्रिंस यीबियोंग को बचा लेना, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। प्रिंस यीबियोंग किंग के सामने कहता है इसे मारना ठीक नहीं होगा, इसे बॉर्डर पर भेज दो, वहां लड़ाई लड़ने के लिए। किंग मान जाता है। प्रिंस यीबियोंग को बॉर्डर भेजा जाता है। प्रिंस यीबियोंग एक खत लिखता है शायद मैं वापस नहीं आऊंगा। सनचेक कहती है मुझे पता है तुम जरूर वापस आओगे। वे एक दूसरे को किस करते हैं। प्रिंस यीबियोंग विदा हो रहा होता है, सब उसे अलविदा कह रहे होते हैं। सनचेक इमोशनल हो जाती है। प्रिंस यीबियोंग वापस आ जाता है और उसे गले लगाती है। सनचेक बेंगन को बुलाती है और बताती है कि उसने कल रात शादी कर ली है। वह अपने सामान की पैकिंग शुरू करती है। उसके माता पिता सुनकर अंदर आते हैं। वह माफी मांगती है और कहती है मैंने आपको बताया नहीं। माँ कहती है अगर तुमने सोचा तो सही सोचा, तुम उसके घर जा सकती हो। पिता भी कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ समझाने की कोशिश करती है लेकिन पिता नहीं मानते। प्रिंस यीबियोंग के सैनिकों को कोई मार देता है और उन्हें वहां से ले जाता है। सनचेक सामान पैक कर रही होती है। उसे एक ब्रेसलेट मिलता है। जैसे ही वह उसे छूती है सिर घूमने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। प्रिंस यीबियोंग रास्ते में अपनी छाती पकड़े हुए जाता है। तभी उस पर हमला होता है। वह लड़ाई करता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है जब यीबियोंग पर अचानक हमला होता है। एक बहुत ही इंटेंस स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनचेक जब अपनी गाड़ी पार्क कर रही होती है, उसे अपनी चीजों में पुराना टाइगर ट्रिंकेट मिलता है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है उसे तेज सिर दर्द होता है। उसी वक्त मॉडर्न दुनिया में मौजूद उसकी जो काउंटर पार्ट है उसे भी वही दर्द होता है। सनचेक बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो यीवुल से पूछती है कि ये ट्रिंकेट क्या है। सनचेक बताती है कि उसने यही ट्रिंकेट मॉडर्न दुनिया में भी देखा था। यीवुल उसे बताता है कि ये ट्रिंकेट उन्होंने एक शामन से लिया था जब सनचेक अपनी बोरिंग जिंदगी को बदलना चाहती थी। ये ट्रिंकेट उसी काम के लिए था। सनचेक फिर उसी शामन के पास जाती है। वहां पहुंचते ही फिर से उसे सिर दर्द होने लगता है। अब वो सीधे शामन से पूछती है कि इस ट्रिंकेट की पावर क्या है। शामन बताती है कि ये ट्रिंकेट उसे अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट लाने में मदद करता है। लेकिन जब शामन यीबियोंग की फातेह देखने की कोशिश करती है तो उसे एक बहुत ही अजीब और अनक्लियर जवाब मिलता है। आखिर में वो सनचेक को चेतावनी देती है कि उस कहानी की दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है जब कहानी खत्म होती है। अब सनचेक डिसाइड करती है कि उसका मेन फोकस प्रिंस यीबियोंग की वापसी पर होगा, लेकिन प्रिंस ली ज्यू कुछ और ही प्लान बना रहा है। वो किंग को धीरे धीरे अपने भरोसे में ले लेता है और उसे समझाता है कि अब उस पर भरोसा किया जाए। फिर वो एक चाल चलता है। इंसेंस में जहर मिलाकर किंग को धीरे धीरे बीमार करने लगता है। शहर के दूसरे हिस्से में ह्वासेन यूने के सर्वेंट्स की बातें सुन लेती है। यूने को कॉन्फ्रंटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि अब प्रिंस लीग्यू उसके पीछे है और उसे कोई हरा नहीं सकता।
अगले दिन सनचेक ऑफिशियली यी बियोन के घर में मूव कर जाती है। मार्केट में उसकी मुलाकात ली ग्यू से होती है और वो बहुत ही स्मार्टली उसे उसकी औकात दिखा देती है। उसी रात ली ज्यू और हुइक्सा क्लैन यी बियोन की मौत का जश्न मनाते हैं। जब सनचेक घर लौटती है तो वहाँ के सारे सर्वेंट्स रोते हुए मिलते हैं। एक मैसेंजर बताता है कि यी बियोन दुश्मनों के हाथों मारा गया है, लेकिन सनचेक को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि जब तक वो खुद बॉडी नहीं देखती वो मानने वाली नहीं है। मैसेंजर बताता है कि शायद यी बियोन की बॉडी को दुश्मनों ने ले जाकर अपने शहर में डिस्प्ले करने का प्लान बनाया है। फिर भी सनचेक हार मानने को तैयार नहीं होती। सनचेक को अंदर एक लेटर मिलता है जो यी बियोन ने युद्ध पर जाने से पहले लिखा था। उस लेटर में वो सनचेक को शुक्रिया कहता है और एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करता है। सीन कट होता है उस समय पर जब यी बियोन दुश्मनों का पीछा कर रहा था और अचानक आम्बुश में फंस जाता है। वो बहादुरी से लड़ता है लेकिन आखिर में पकड़ लिया जाता है। लेटर पढ़ते हुए सनचेक रोने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाने से पहले यी बियोन ने सजियों को कहा था कि अगर वो मर जाए तो सनचेक की रक्षा करना। दूसरी तरफ ली ज्यू सनचेक को समझाने की कोशिश करता है कि वो हुइक्सा क्लैन में क्यों शामिल हुआ, लेकिन सनचेक उसे और दूर कर देती है। किंग को भी यी बियोन की मौत की खबर मिल जाती है और अब उसे हुइक्सा क्लैन के बढ़ते असर की चिंता सताने लगती है। ली ज्यू उसे सलाह देता है कि वो सिंहासन उसे दे दे। किंग की हालत भी अब बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए वो एब्डिकेट करने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह जब किंग ऑफिशियली ली ज्यू को अपना उत्तराधिकारी बनाता है तो रॉयल कोर्ट शॉक्ड रह जाता है। कुछ मिनिस्टर्स जैसे हो योल इसका विरोध करते हैं। विरोध करने वालों में से एक मिनिस्टर को ली ग्यू वहीं कोर्ट में मार डालता है ताकि बाकी डर जाएं। बाहर सज्योम और सनचेक शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि यी बियोन को ढूंढा जा सके, लेकिन तभी गार्ड्स आकर सनचेक और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन पर इल्जाम है कि वो एक गद्दार की बेटी है। एग्जीक्यूशन से ठीक पहले टाइम फ्रीज हो जाता है और सनचेक फिर से मॉडर्न दुनिया में पहुंच जाती है। उसी वक्त सर्वर्स डाउन हो जाते हैं और जो लोग इस कहानी का अंत पढ़ रहे थे वो भी वेट करने लगते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में सनचेक की मुलाकात उस रियल सनचेक से होती है जो जोसीन एरा में रहती थी। दोनों को समझ आता है कि उन्होंने एक जैसे वक्त पर ट्रिंकेट को पकड़ा और दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। इसी वजह से बॉडी स्विच हुआ था। अच्छी बात यह है कि यी बियोन भी मरा नहीं है, उसके लिए भी समय वहीं फ्रीज हो गया था। अब सर्वर्स रिस्टोर होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और सनचेक और उसकी दोस्त मो इयम को ये फैसला लेना है कि इस कहानी को कैसे बदला जाए। तभी एक डीटी देवता आता है और उन्हें बताता है कि वो इन दोनों दुनियाओं का डिजाइनर है। असल में वही राइटर था, लेकिन सनचेक ने सोचा कि वो इससे बेहतर कहानी लिख सकती है। अब डेटी उन्हें मौका देता है कि वो कहानी के अंत को सिर्फ 3 वाक्यों से बदल सकते हैं। सनचेक सोचती है, फिर आखिरकार 3 सही सेंटेंसेस बोलती है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से रुकी थी। एक बी आकर एग्जीक्यूशनर को काट लेती है जिससे एग्जीक्यूशन रुक जाता है। सनचेक को थोड़ी मोहल्लत मिलती है और वो ली ज्यू को उसकी बचपन की कही एक बात याद दिलाती है। ये उसे हिला देता है। उसी समय सूजियम अपने स्कॉलर दोस्तों को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो एब्डिकेशन के खिलाफ विरोध करें। क्वीन मदर को भी अब खून खराबे की चिंता सताने लगती है। रात को ली ज्यू सनचेक को पैलेस लाता है और फिर से उससे शादी की बात करता है। सनचेक मना कर देती है तो वो उसे जबरदस्ती अपने बेड चेम्बर्स भिजवाने की कोशिश करता है। सनचेक किसी तरह बचकर भागती है और पैलेस के पॉन्ड की तरफ दौड़ती है। ली ज्यू और उसके लोग उसका पीछा करते हैं। वो उसे घेर लेते हैं, लेकिन सनचेक हार मानने को तैयार नहीं होती। ली ज्यू गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी सोट से हमला करने वाला होता है, एक एरो पैलेस के गेट से आता है और सब चौंक जाते हैं। सामने यी बियोन खड़ा होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है उस पल से कुछ पहले जब यी बियोन को फांसी दी जाने वाली थी। तभी एक अचानक एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यी बियोन अपने दुश्मनों को हरा देता है। लेकिन जब वो दुश्मन कमांडर को मारने ही वाला होता है तो वो उसे माफ कर देता है और उसकी जान बख्श देता है। इसके बाद वो एक हॉर्स लेता है और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान पैलेस में यू जोम और उसके बाकी स्कॉलर्स अपनी प्लानिंग के मुताबिक प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। वो सब राजा के दरबार के सामने खड़े होकर अपना विरोध जताते हैं।
लेकिन थोड़ी ही देर में ली जू के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और माहौल टेंस हो जाता है। इधर यीबियोन सीधे लीजू का सामना करता है। दोनों के बीच इंटेंस लड़ाई होती है जिसमें आखिरकार यीबियोन लीजू को हरा देता है। इसके बाद यीबियोन संचेक और उसके पूरे परिवार को बचाता है जो कि लीजू द्वारा कैद किए गए थे। उन्हें वो सुरक्षित उनके घर भेज देता है। संचेक बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन यीबियोन वहीं रुकने का फैसला करता है। यीबियोन जानता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो राजा को बचाए और होक्सा क्लान के बचे हुए लोगों से निपटे। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक उम्मीद के साथ कि यीबियोन अब हर चीज को ठीक करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है और यहीं पर सीजन 1 का अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।